आखिर पाकिस्तान में मातम पसरे भी क्यों ना। एक तरफ अफगान तालिबान ने पहले पाकिस्तानी फौज की चौकियों को धुआं किया, फिर रावलपिंडी के नूर खान एयरबेस को ड्रोन अटैक से तबाह कर दिया। इसके बाद मीडिया चैनल्स और उनकी वेबसाइट पर हुए साइबर अटैक ने पाकिस्तान में कोहराम मचा दिया। लेकिन रावलपिंडी के नूर खान एयरबेस पर हुए हमले ने तो पाकिस्तान के फील्ड मार्शल मुल्ला मुनीर और शहबाज को हाइपरटेंशन की बीमारी दे दी। ऑपरेशन सिंदूर में भारत के हमले के बाद पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस की मरम्मत अभी चली रही थी कि अफगान तालिबान ने फिर हमला कर दिया, जिससे पाकिस्तानी एयरफोर्स की हालत अब और पतली हो गई। नूर खान एयरबेस पाकिस्तानी एयरफोर्स का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण बेस माना जाता है। अफगान सेना का दावा है कि उसने वहां कमांड सेंटर को तबाह किया है। अफगान सेना ने नूर खान के अलावा क्वेटा के 12वीं डिवीजन हेडक्वार्टर मोहम्मद के ख्वाजाई कैंप और पेशावर एयरबेस पर भी हमले किए। तालिबान के हाथों हो रही कुटाई से मुल्ला मुनीर बंकर में मुंह छिपाए बैठा है, तो शहबाज की घेगी बंधी है। पाकिस्तान में तालिबान के इन हमलों पर कोई करा रहा तो कोई प्रोपेगेंडा बता रहा, तो कोई मुनीर शहबाज से सवाल पूछ रहा कि उनकी फौज अब कितने दिनों तक टिक पाएगी। अफगानिस्तान का दावा है उसने करीब 80 पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया, तो दूसरी ओर अमेरिकी मरीन कमांडोज ने कराची में यूएस कॉन्सुलेट पर हमला करने वाले करीब 2 दर्जन पाकिस्तानियों को गोली से मार गिराया। लेकिन पाकिस्तान का फियर फैक्टर यही खत्म नहीं होता। मुनीर शहबाज को तो तालिबान की पिटाई से ज्यादा मोसाद का खौफ सता रहा। पाकिस्तानी कह रहे पहले हिंदुस्तान और तालिबान ही पीट रहे थे, अब तो ईरान बॉर्डर से मोसाद भी पाकिस्तान की धुलाई करने वाला है। पाकिस्तानी अब सवाल कर रहे हैं कि जब खतरा पाकिस्तान के तीनों बॉर्डर पर मंडरा रहा, तब आसिम मुनीर शहबाज शरीफ बंकर पॉलिटिक्स क्यों खेल रहे हैं। सवाल ये भी कि क्या पाकिस्तान तीनों मोर्चों पर एक साथ लड़ पाएगा, क्या मुनीर शहबाज की जोड़ी इस दबाव को झेल पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। तो चलिए आपने रिपोर्ट देखी। मैं आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूं। यहां हिंदुस्तान से मेरे साथ मेजर जनरल के सिन्हा सर है, निसार अहमद शरजई जो कि प्रेसिडेंट है डेमोक्रेटिक पार्टी अफगानिस्तान के, वो जुड़ रहे हैं। बेनी बेनियामिन जो कि फॉर्मर आईडीएफ सोल्जर है, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर इरशाद अहमद पाकिस्तान की पीएमएलएन के नेता है। फरीद कक्कर जुड़ेंगे, पाकिस्तान के पत्रकार। और एडवोकेट जहांगीर कलारो हैं, पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक अफेयर एक्सपर्ट। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर इरशाद, आपसे ही शुरू करता हूं। कह रहे थे बचाकर रखिए, बड़ी मुश्किल से रिपेयर हुआ था नूर खान, तालिबान वहां तक पहुंच गया, एक ड्रोन गया है और कमांड सेंटर तबाह। बहुत शुक्रिया पांडे जी। खुदा करे कि आपको सच बोलना सीख लें आप लोग, कुछ सच बोलना, जहर उगलना छोड़ दें, सांप बनना छोड़ दें। परसों में आपके प्रोग्राम में था हिंदुस्तान के, उन्होंने कहा पिम्स हॉस्पिटल में जनाब शहादतें हो रही हैं और लाशें आ रही हैं और एम्बुलेंसेज आ रही हैं। मतलब झूठ ऐसा बोलिए जिस पे कोई दुनिया का बंदा यकीन। आप तो अब तो मुझे लगता ही है इतना झूठ बोलते हैं, आपके सच को भी यकीन कोई नहीं करेगा, खुदा की कसम। मैं ये कहूंगा कि आप अगर होश के नाखून नहीं लेंगे, पाकिस्तान में अमन है, इस्लामाबाद में अमन है। हाँ, कुछ जगहों पे हमारे लोगों ने, जाहिर सी बात है कितना बड़ा सानिया हुआ जो खुमैनी जी की शहादत हुई। मैं ये कहता हूं कि ये इंशाल्लाह ये शहादत रंग लाएगी, खुमैनी जी की शहादत रंग लाएगी। वो अली की गुलाम, अली की औलाद, हुसैन की औलाद में से थे। उन्होंने अपनी जान कुर्बान की अपने मुल्क के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने इस्लाम के लिए। पहले मैं एक बात बता दूं। दूसरी बात यह है कि आप ये जो झूठ बोलते हैं, नूर खान एयरबेस, पिम्स हॉस्पिटल, अरे मैं थोड़े नहीं कह रहा हूँ डॉक्टर इरशाद, आप अली खामेनी की शहादत की बात करते रहिए, अपने मुल्क के लोगों को चूरन बेचिए कि मैं कौम की बातचीत कर रहा हूँ। लेकिन एक डिफेंस डील आप लोगों ने किया, उस डिफेंस डील पर कि तुम पर हमला सऊदी तो हम तुम्हारी बचाएंगे जान, और भाग खड़े हुए दुनिया में लोग आपको चीटर कह रहे हैं। कल भी मैंने इस पर शो किया था, मैं उस पर चर्चा नहीं करना चाहता हूं। आप जो आपने स्वांग रचा था कि इस्लामिक नेटो बनाएंगे, खत्म हो गया है, तो आपके स्वांग खत्म हो रहे हैं। के सिन्हा सर मुस्कुरा रहे थे। के सिन्हा सर 9 महीने में ऑपरेशन सिंदूर तो नहीं दोबारा शुरू हुआ, लेकिन अफगान तालिबान ने एक ड्रोन फेंक कर दिखा दिया कि देखो यही तुम्हारे नूर खान एयरवेज और तुम्हारी 2 कौड़ी के डिफेंस सिस्टम की यही हकीकत है। देखिए पांडे, मुझे बोलने दें। मैं वो कहता हूं कि सियानी बिल्ली कव्वा नोचे खंबा नोचे वाली बात है कि आप सुने इरशाद साहब, सुने ना, ये बताइए कौन सी बंदर। अरे इरशाद साहब, खंबा क्यों नोच रहे हैं आप? ये बताइए कि कौन, आप क्यों खंबा नोच रहे हैं? आप तो अपनी बालों को भी नोच रहे हैं इरशाद साहब। वो हिंदुस्तान, सलाम वालेकुम। मेरी एयरफोर्स के वालेकुम सलाम साहब। वहाँ हमला हो गया हो। अरे सुने साहब, घुस गया हूँ क्योंकि वो आपकी गुलामी कर रहे हैं इस वक्त, दहशतगर्द जो अफगानिस्तान में दहशतगर्द आपने पाले हुए हैं। अच्छा नहीं ठीक है, एक मिनट के सिन्हा सर 10 सेकंड। डॉक्टर इरशाद ये भी कह दो भाई, आप ये भी कह दीजिए कि मरीन कमांडोज ने गोलियां नहीं चलाई कराची में, आपके 2 दर्जन लोग नहीं मारे गए, ये भी बोलिए।
देखिए मैं एक बात अमेरिकी करूं, कॉन्सुलेट में हमने पूरी हुकूमत ने, पूरी इंतजामिया ने आवाम को पुरअमन रहने के लिए कहा, एहतजाज हमारा हक बनता है, लेकिन नहीं, मैं पूछ रहा हूं, कह दीजिए आपकी मरीन कमांडोज की गोलियां से नहीं मरे, प्लीज आपके मुल्क में एक एम्बेसी की सुरक्षा आप नहीं कर सकते हैं पांडे जी, मुझे वहां भी उस मुल्क को अपने कमांडोज की तैनाती करके रखनी पड़ती है। ना चीन के लोगों की सुरक्षा, ना अमेरिका के लोगों की सुरक्षा, इसलिए अमेरिका के मरीन कमांडोज ने आपके लोगों को गोली मारी है। देखिए मैं आपको एक अर्ज करूं कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन दुनिया में है वो हिंदुस्तान, जिस चैनल पे मैं मौजूद हूं। आपसे जब हमारी जंग हुई थी, अभी मैं फकर भाई से भी आपके इस जन्नत की हकीकत में पूछूंगा, हमने हिफाजत कर आपके इस जन्नत की हकीकत में पूछूंगा डॉक्टर इरशाद फकर यूसुफ भाई से। लेकिन के सिन्हा साहब 9 महीने में ऑपरेशन सिंदूर जैसा कारनामा किया अफगान तालिबान ने, और बाकायदा उसकी पिक्चर जारी की। पहली बात। दूसरी बात है, गोलियां चलानी पड़ रही है पाकिस्तान में अमेरिका को अपने एम्बेसी की सुरक्षा के लिए। मैं ये कह रहा हूं कि देखें, पूरी दुनिया की एम्बेसीज हैं, उनका करना हमारे राकेश जी। अरे इरशाद साहब सुने साहब, अरे साहब अभी तो रमजान चल रहा है साहब, गले क्यों सुखा रहे हैं आप ऐसे? नहीं देखिए साहब, आपने देखिए ये तो रावलपिंडी में नूर खान बेस, अरे गले सूख रहे हैं साहब, खून सूख रहे हैं, सूखते हैं गले आपके तो। ये गला सूखना तो इसके पहले, रमजान के पहले से सूख रहे हैं साहब। सुनिए साहब, सुनिए ना, अरे सुन ले आप प्लीज। अरे सलाम वालेकुम साहब, सुनिए ना। वालेकुम अस्सलाम। अरे हाँ, बाले नोचिएगा आप। सुनिए साहब सुने, आप अच्छे आदमी हैं, क्यों ऐसे आप क्यों बिलबिला रहे हैं साहब? आप ये बिलबिलाहट किस चीज की है साहब? नूर खान का नाम सुनते ही आपकी बिलबिलाहट शुरू हो जाती है। देखिए साहब सुनिए तथ्य सुनिए ना साहब, डिबेट कर रहे हैं हम, डिबेट कर रहे हैं ना साहब, आप ऐसे बिलबिला रहे हैं जैसे कि ये देखिए सारे बिलबिला रहे हैं, पूरे पाकिस्तान में लोग बिलबिला रहे हैं। और देखिए वहां के लोग, राकेश जी, आपने रावलपिंडी का तो आपने नूर खान बेस का खलिया, इस एक दिन पहले अटोबाबाद में इनके एक जनरल साहब वो मारे गए, इन्होंने दबा दिया उस बात को। और ये सारे के सारे बरगाम एयरबेस से ही आ रहे हैं। ये जो ड्रोन्स आ रहे हैं ना साहब, इतने सटीक है, पिन पॉइंट कर रहे हैं। इनसे बोलिए, ये मेहराब का इलाका है, मेहरान का इलाका, उस इलाके में ड्रोन्स आ रहे हैं। आपने आज रावलपिंडी की बात, नूर खान एयरबेस में आपने देखा था ऑपरेशन सिंदूर के समय कैसे वहां पर इनका आर्मी हेडक्वार्टर है साहब, इनके कमांड सेंटर हैं, न्यूक्लियर कमांड सेंटर, और वहां पर इतने एयर एसेट लगा रखे हैं जिनकी वो चाइनीज है, भले ही चाइनीज है साहब, वो आपके पूरे एडी सिस्टम है साहब, उसको भेज दे रहा है। और देखिए एयर पावर से आपने उनकी कहां मारा, आपने काबुल या कंधार में जाकर के विलेज के अंदर में मारी इन्होंने, और इन्होंने पिन पॉइंट मारा है। और राकेश, यही डिफरेंस है। अब आप बताइए, इनको तो अफगानिस्तान को ये कहते थे रैग टैग, ये फोर्स, उन्होंने इनके लोगों को पकड़ के उनके पोस्टों के 17 पोस्ट ले लिए हैं, भरा रहे हैं वहां पर। ठीक है, वो तो है। अच्छा ठीक है, मैं जरा फकर यूसुफ जई को भी लेकर आता हूं, फिर मैं शरजई साहब आपके पास भी आ जाता हूं। फकर यूसुफ जई, दुनिया में क्या इंफॉर्मेशन है भाई आपके पास? एक तो ये नूर खान एयरबेस का जो अफगान की ओर से वीडियो जारी किया गया है, अफगान तालिबान की ओर से, कि उसका कमांड सेंटर तबाह किया गया, पहली बात। दूसरी बात है, टीवी चैनल भी हैक कर ले रहा है तालिबान। आपके यहां के जितने बड़े न्यूज चैनल्स हैं वहां पर अलग क्लिप चल रही है, चलती ब्रॉडकास्टिंग हैक हो जा रही है। तीसरी बात है, कितने लोग मरे हैं मरीन कमांडोज की गोली से कराची में? राकेश जी, एक तो खैर नूर खान एयरबेस के हवाले से कल रात से मुझसे बहुत सारे लोगों ने पूछा कि जी वहां पे बहुत बड़ा अटैक हुआ है नूर खान एयरबेस पे। मैं इस्लामाबाद बेस्ड हूँ, खैबर पुख्तनख्वा बलूचिस्तान को कवर करता हूँ, इंक्लूडिंग अफगानिस्तान। तो नूर खान एयरबेस यहाँ से हार्डली मेरे ख्याल आधे घंटे की ड्राइव है जहां से मैं आपसे बात कर रहा हूँ। तो इस किस्म का कोई इंसिडेंट है, मैंने फिर भी रिकन्फर्म करने के लिए मैंने कहा क्या पता कुछ ऐसी चीज हुई हो, बाज़-औक़ात हो जाती है। लेकिन बिल्कुल आपका जो पांडे साहब कह रहे हैं कि जी ऑपरेशन सिंदूर में मिसाइल मारा गया था, बिल्कुल वो दुरुस्त था। उस वक्त भी मैंने कहा था, मैं आज भी कह रहा हूँ। लेकिन अफगानिस्तान का कोई ड्रोन, 3 ड्रोन उनके आए थे मेरे ख्याल आज से 3 दिन पहले फ्राइडे को।
एक नौशहरा में लगा था, एक स्वाबी डिस्ट्रिक्ट है खैबर पुख्तनख्वा का, वहां का लगा था, और एक एबटाबाद है जहां पे पीएमए का कूल है, ओसामा बिन लादेन आपको याद होंगे, उस इलाके में लगा। ये बिल्कुल 3 ड्रोन्स लगे थे उनके। इसमें मैं आपको बिल्कुल क्लियर बता रहा हूँ। एक ड्रोन और कल मुझे एक हमारे लोकल जर्नलिस्ट है वजीरिस्तान के, उन्होंने एक वो भेजा, उसमें भी एक ड्रोन वहां पे गिरा है, बिल्कुल ये इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन नूर खान के कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम के या जो न्यूक्लियर एसेट का कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है, क्योंकि सिन्हा साहब से मैं इसलिए डिसएग्री कर रहा हूं कि वहां पे बिल्कुल वो एयरबेस जरूर है, लेकिन वहां पे इस किस्म की कोई चीज नहीं है जो ये बता रहे हैं। मतलब ये जी 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 पाटिल साहब, देखिए साहब, आप तो कह रहे थे, सुने एक मेरी बात सुन ले, मेरी बात सुन ले, आपकी बात सुन लिया मैं ये बता रहा हूं, सैटेलाइट इमेजरी है साहब। उन्होंने तालिबान, आप उसको कहते थे ये कि ये तालिबान रैग टैग फोर्सेस, वो उन्होंने सैटेलाइट इमेजरी जारी कर दी साहब। अब उसको भी नहीं मानेंगे? पहले तो आप कह रहे कि मान रहे, पिछले बार भी मैं बैठा था ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 4 दिन से आप बैठे थे, आप तो नहीं मानते थे उस समय। आप तो कहते सारा ये सुन लेता हूं, बहुत बार करते हैं, ये इसका काउंटर भी मैं ले लेता हूं। ये सैटेलाइट इमेजेस जो आई, एक तो उस पर क्या कहना है आपका फकर भाई, और ये कराची और टीवी चैनल वाला भी जवाब दे दीजिएगा। मैं बिल्कुल 2 चीजें, आपने जो कहा कि मेरीन कमांडोज ने बिल्कुल मारा, उसकी वीडियोस मौजूद है, और जो ऑफिशियल डिक्लेयर्ड है वो तकरीबन 12 लोग हैं कि वो गोलियों से मर चुके हैं, 12 लोग। ये सिंध हुकूमत कह रही है, ये मैं नहीं कह रहा। बाकी इसके अलावा अगर जो वैसे ओपन बात की जाए तो कह रहे कि तादाद इससे ज्यादा है, क्योंकि काफी सारे लोग वहां पे गए थे और जब अंदर गए हैं उसकी वो वीडियोस बना रहे थे, बल्कि कुछ तो ऐसा था कि शायद फेसबुक के ऊपर वो लाइव भी दे रहे थे। तो बिल्कुल अमेरिकन मेरीन्स ने ही उनके ऊपर गोलियां चलाई थी, क्योंकि वहां पे ना तो सिंध पुलिस का कोई शख्स था और ना कोई और था, और उनकी बिल्कुल जाने गई है। 97 जो हॉस्पिटल्स, मुख्तलिफ डिफरेंट हॉस्पिटल्स है कराची के, उन्होंने रिपोर्ट किया कि 97 लोगों को लाया गया था, जिसमें इंजरीज भी थी और जिसमें डेड बॉडीज भी थी। ठीक है, जिसमें से 10 को हुकूमत ऑफ से जो सिंध गवर्नमेंट है उन्होंने डिक्लेयर किया कि हाँ बिल्कुल वो मर चुके हैं, लेकिन नंबर शायद इससे थोड़ा सा ज्यादा है। लेकिन बिल्कुल वो अमेरिकन मेरीन्स की गोलियों से मरे, उस पर फिलहाल हमारे यहाँ मुकम्मल खामोशी है। ना फेडरल गवर्नमेंट कुछ ऐसा कह रही है, ना बिलावल साहब जहां पे उनकी हुकूमत है 25 सालों से, ना आसिफ जरदारी साहब जो इस वक्त प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है, ना वो बोल रहे हैं। आपने कहा हैकिंग की बात की, बिल्कुल पाकिस्तान का जियो टीवी सबसे बड़ा टीवी नेटवर्क है न्यूज का, वो हुआ, और उसके ऊपर जो मैसेज लगाया गया वो बिल्कुल पाकिस्तान फौज के खिलाफ उर्दू में वो मैसेज था, बहुत ज्यादा वायरल है, शायद आप लोगों ने भी उसको देखा होगा, हर किसी के टीवी, क्योंकि मैं तर्जुमा कर दीजिए, मैं आपको बताऊं तो मेरा जियो टीवी इस वक्त भी मेरे मतलब टीवी पे भी जियो टीवी ऑन है, तो लाजमी बात है हर घर में लगा हुआ था, वहां पे वो मैसेज चला है, और लोगों ने बिल्कुल देखा कि भाई ये हो क्या रहा। फिर उसके बाद तो क्या लिखा था मगर भाई, वो क्या लिखा था जरा बता दीजिए आधे मिनट में, और उसका क्या रिएक्शन हुआ वहां पर? अच्छा, उन्होंने कहा कि जी हमारी जो यानी पाकिस्तान की जो फौज है वो जिम्मेदार है सारे हालात की, और इसके खिलाफ लोग खड़े हो जाए, लेकिन ये पता नहीं चला कि मैसेज दिया किसने और कहां से दिया है और उसका क्या कोई असर है या नहीं है। लेकिन ये बिल्कुल कल समा टीवी, जियो टीवी और शायद ARY का भी कहा जा रहा है कि शायद उसके भी कुछ देर के लिए ट्रांसमिशन सस्पेंडेड थी। ठीक। अब जहांगीर भाई आता हूं, लेकिन उससे पहले शरजाई साहब आपसे सवाल, क्या क्या करेंगे आप लोग? ये बड़ी मुश्किल हो गई है। इरशाद साहब देखिए कितने बेचैन हैं, फकर जी तो फिर भी बहुत तार्किक, और जहांगीर भाई बहुत तार्किक होकर कई बार बात करते हैं, लेकिन क्या क्या आप लोग परेशान करेंगे? ड्रोन भेजे जा रहे हैं, फिर टीवी चैनल भी हैक किए जा रहे हैं। राकेश जी सलाम, नमस्कार सब मेहमानों के लिए। नमस्कार। मैं सोचता जो लड़ाई शुरू किया, जो खेल शुरू किया है, इसका जिम्मेदार आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ है। ये हमारा पाकिस्तानी दो भाई जो इधर बेटा है, आसिफ फखरी यूसुफजई साहब के लिए स्पेशल सलाम, बहुत मेरा अच्छा दोस्त भी है। और जो अभी जब अगर मैं बता दूं कि नहीं पाकिस्तान से कोई अटैक अफगानिस्तान में या काबुल में नहीं हुआ, अगर ये लोग बोलते हैं कि नहीं रावलपिंडी वो या पाकिस्तान के अंदर कुछ अटैक नहीं हुआ, मैं भी झूठ बोलता हूँ, ये लोग भी झूठ बोलते हैं। जो खास ये हमारा नाम में भूल गया जो ज्यादा बात करते हैं, इरशाद जी है और जहांगीर है। इरशाद जब लड़ाई करते हैं किसी के बात नहीं मानते हैं। देखो भाई इरशाद अहमद को मैं बताता हूँ, जो खतरनाक खेल शुरू किया है आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ,
वो ट्रम्प के पास जाना, सलूट मारना, पैसे लाना, ये सब पीछे वही सलूट है, वही आना जाना है। इसके साथ पाकिस्तान को भी तबाह करता है, याद रखो। well done. तो इंतजार करो 1 महीने, ज्यादा से ज्यादा 1 महीने इंतजार करो कि हमारा अफगानिस्तान में एक कहावत के पलव के नीचे क्या निकलता है। अभी देखो कि पलव के नीचे गोश्त निकलता है या शलगम निकलता है, इसी बात है। 1 महीने रुको, ज्यादा लड़ाई भी मत करो टीवी में, ज्यादा झूठ भी मत बोलो, ज्यादा पैसे के। मैं जानता हूँ कि आप तो जो आते हैं भाई साहब के कहने पर कुछ पैसा मिलता है, उसके हिसाब से आते हैं। ज्यादा लड़ाई भी मत करो, 1 महीने रुको, 1 महीने उछला रखो। ये काम जो आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ शुरू किया है, आता है हर दिन, आता होता है तालिबान की तरफ से भी। अभी सोचो कि तालिबान अगर वो फिदाई है तालिबान के पास, अगर ये तालिबान की फिदाई पहुंच गया पाकिस्तान, दिन में कितना लोग, अल्लाह ना करे, मैं राजी नहीं हूँ, इसमें राजी नहीं हूँ, दिन में अल्लाह ना करे कितना पाकिस्तानी मर जा सकता है, मर सकता है। इरशाद जी, मुझे पता है आप बहुत बेचैन हैं जवाब देने के लिए, लेकिन जहांगीर भाई ने अभी तक नहीं बोला है। एडवोकेट जहांगीर, 1 महीने का अल्टीमेटम देखिए है, ये दे रहे हैं सर जैसा। देखिए, मैंने थैंक यू सो मच राकेश, आपने मुझे टाइम दिया। देखें, इसमें 2 चीजें हैं। एक तो मैं क्लियर कर दूं कि सिवाय इस चीज के, इन जो है गिरी हुई हरकतों के अलावा और कुछ नहीं कर सकते तालिबान। वो क्योंकि उनको समर्थन मिल चुका है श्री मोदी साहब का और बुचर ऑफ गजा के जो है ना नेतन्याहू का। तो क्योंकि उनको फंड्स मिल रहे हैं, डॉलर्स मिल रहे हैं, वो ये बकेंगे, ये बात करेंगे और ये काम गिरी हुई हरकत करेंगे। अच्छा, दूसरा मैं आपको, क्योंकि एम्बेसी के हवाले से आप पूछ रहे थे, तो मैं थोड़ा सा आपको ट्विस्ट करके बताऊं। देखें, इस पर यूएनओ आर्टिकल और इंटरनेशनल लॉ जो है, एम्बेसी में, किसी भी एम्बेसी में, किसी भी दुनिया के किसी भी मुल्क को जहां पे एम्बेसी होती है, किसी को एक्सेस नहीं होता। वहां पे जो एडमिनिस्ट्रेशन होती है प्योर उस मुल्क की होती है जिसकी एम्बेसी होती है। तो जो भी लोगों ने अपने जज्बात में जाके वहां गलती की है, उनको भुगतना पड़ा। और इसमें पाकिस्तानी हुकूमत का या सिंध हुकूमत का, सूबा सिंध की हुकूमत का पहले बार नहीं था, ये तो बार होता है पाकिस्तान के अंदर, ये बार हो जाता है, बार। देखिए, मैं नहीं बोला, मैं इसीलिए राकेश साहब, मैं आपके प्रोड्यूसर को भी कह चुका था, मुझे नहीं, ठीक है, मैं आपको समय देता हूँ। डिबेट में जहांगीर भाई गुस्सा नहीं होते। कई बार ऐसा होता है कि किसी को लगता है तो 1-2 लाइन कुछ बोल देता है। मैं 1-2 लाइन से ज्यादा बोलने की इजाजत किसी को देता भी नहीं हूं। जिसकी बारी है वही ज्यादा बोलेगा। सरजई साहब ने 1-2 लाइन बोल दी, और ये क्यों उन्होंने बात बोल दी? आपने सुना है कि हिंदुस्तान में कभी किसी की एम्बेसी में यहां के लोग घुस गए? पुलिस का काम, यहां की फोर्सेस का काम होता है सिक्योरिटी देना, अंडर एडमिनिस्ट्रेशन चलता है सर। लेकिन उस एम्बेसी को सिक्योरिटी देना, अगर हिंदुस्तान में कोई एम्बेसी है तो ऐसा नहीं कि मुंह उठाकर यहां भी पाकिस्तान के एम्बेसी के सामने प्रदर्शन करने लोग पहुंच जाएंगे। लेकिन ऐसा थोड़ी नहीं कि पुलिस परमिट कर देगी कि घुस जाओ अंदर, जाकर तोड़फोड़ कर दो। यह नौबत नहीं आने दी जाती है। यह नौबत आपके यहां आई, इसलिए मरीन कमांडोज को गोली चलानी पड़ी। सर देखें, जिसने भी ये चीज हरकत की उसको मुंह की खानी पड़ी। देखें, मैं किसी भी मुल्क को ऐसा जो है सिविलाइज सिटीजन, मैं किसी भी मुल्क की जो है ना खिलाफ वर्जी करना, कानून की खिलाफ वर्जी करना कभी भी मैं नहीं समझता अपने जो है ना हक को। चाहे वो इंडिया की एम्बेसी क्यों ना हो, मुझ में जरूरत नहीं है, कानून मुझे इजाजत नहीं देता कि मैं किसी और के जो है ना घर में जाके बगैर इजाजत घुसूं। ना मुझे अखलाक इजाजत देता है, ना कानून इजाजत देता है। अच्छा, जहां तक यहाँ पे लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी का आपने सवाल किया, बिल्कुल, अगर जहां पे भी पुलिस की कोताही हुई है या दूसरी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी की, वो हमारी टीम जो है, क्योंकि जुडिशल कमेटी हो गई है इसमें, और वो सारी चीजों को डिग आउट कर रही है कि कहां और किस की जो है कोताही थी, कौन से पुलिस स्टेशन की, क्योंकि क्यों इसको वो नहीं, क्योंकि मैं उस शहर में रहता हूँ और आज भी मुझे अपनी कोर्ट की प्रोसीडिंग में जाने में इशू हुआ क्योंकि रोड वगैरह ब्लॉक हुए। तो मैं इस चीज को मानता हूं कि कहां पे किसी जगह पे कोताही हुई है पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन से, जिसके लिए एक जुडिशल कमेटी और पुलिस ने अलग कमेटी बना ली है। भाई, जो एक बात कहूं, पुलिस से ही कोताही नहीं हो रही है, आपके पूरे मुल्क के हुक्मरानों से कोताही हो रही है, और उसका नतीजा आपका मुल्क भुगत रहा है। एक इरशाद साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे, वो कहिए। एक चीज मैं और ऐड कर देता हूं, फकर भाई भी उस पर कुछ कहेंगे, कि एक और कमेंट्री चल रही है कि आपका जो सीमा का लंबा हिस्सा है वो ईरान से सटता है, तो ईरान का ऑपरेशन चले वो ट्रंप को करना था, इसलिए आपको अपने पाले में रखा भी हुआ था। एक और कमेंट्री ये चल रही है कि भाई ईरान वाला ऑपरेशन जैसे पूरा हुआ और सत्ता
चेंज अगर वहां पर हो गया तो जाहिर सी बात है इजराइल का प्रभाव बढ़ेगा। वो मोसाद दरवाजे पर खड़ा होगा। अब अफगान तालिबान से निपटेंगे कि मोसाद से निपटेंगे? देखिए, मैं ये कहता हूं, जब गीदड़ की मौत आती है वो शहर की तरफ आते हैं। इजराइल ने पंगा लिया है ईरान से, इंशाल्लाह गुलामान रसूल गुलामान अली ये इससे बदला लेंगे और उसे सिखाएंगे कि मुसलमान पे हमला कैसे कर सकता है कोई। हाँ, उनकी शहादतें हुई इसलिए हुई कि कुछ लोग हमारे भी इन्वॉल्व रहे इजराइल के साथ। ऐसा ऐसा उनके नाम भी सामने आएंगे और उनके काम भी सामने भाई आएंगे। इरशाद जी, उसी ये इजराइल हंसने के की लिए बात आप नहीं गाजा है। पीस फोर्स में ये मेरी फोर्स बात भेज रहे सुनिए, हैं पांडे जी, डॉलर मुझे लेकर। पूरा बोलने दिया करें, मुझे आ पूरा रहा हूं बोलने फकर भाई, दिया बस करें। 1 मिनट दे दीजिए। अभी- उसी इजराइल के लिए गाजा में पीस फोर्स भेज रहे हैं। आपको उसी इजराइल के साथ लड़ना पड़ेगा। अगर आप अपनी डिफेंस डील पर टिके रह गए तो। अभी तक तो नहीं टिके हैं, लेकिन ईरान से लड़ाई शुरू होने वाली है और ईरान से अगर सऊदी जाकर लड़ लिया तो किसके साथ लड़ेंगे भाई आप अगर हम गजा में लोग भेजेंगे, उनकी डेवलपमेंट करेंगे, उनकी हेल्प करेंगे, उनके तालीमी इदारे, उनके सेहत के इदारे हम बनाएंगे तो किसी अच्छी सोच की तरह बनाएंगे। लेकिन आपकी बेशर्मी की तरह काबुल में जिस तरह आपने दहशतगर्दी के अड्डे बनाए थे वो नहीं बनाएंगे हम। आपके आईएसआई चीफ जाकर काबुल में चाय पीते थे। फकर यूसुफ जई, आ रहा हूं शरकई साहब इसके बाद। फकर यूसुफ जई, चीखें निकलेंगी। अफगानिस्तान में तालिबान के आने के बाद पाकिस्तान के आईएसआई चीफ ने जाकर वहां पर कॉफी पी थी और कॉफी का कप लेकर भारत को चिढ़ाते हुए उन्होंने पोस्ट किया था। यह भी तारीख में दर्ज है। तो कौन कहां खुश था, यह अलग बात है कि गेम पलट गया है। मैं आगे आता हूं। अब फकर यूसुफ जई, 2 बातें। अफगान तालिबान अभी मुश्किल खड़ा कर रहा है। ईरान में सत्ता परिवर्तन लग रहा है, आज नहीं तो कल यह संघर्ष चलेगा। ईरान टिक नहीं पाएगा और गल्फ कंट्रीज में अगर वॉर छिड़ती है तो भी ईरान अकेला पड़ेगा। और इसलिए अकेला पड़ेगा क्योंकि दुबई, सऊदी सब उसके खिलाफ होकर लड़ेंगे। और अगर पाकिस्तान, आपका मुल्क, अगर अपनी डील पर टिका रह गया तो उसे ईरान के खिलाफ ही लड़ना पड़ेगा, क्योंकि फिर अगर उस पर जंग तो ये हालात तो मुश्किल बने हैं। अब एक कमेंट्री जो चल रही है, जो मैंने इरशाद भाई से सवाल पूछा था, जवाब नहीं दे पाए कि भाई ये अगर उधर ईरान में सत्ता परिवर्तन, इजराइल का प्रभाव, मोसाद की एंट्री, कहां भागेंगे? देखिए डॉक्टर साहब, जिस पार्टी से ताल्लुक है इनका ना, इनके प्राइम मिनिस्टर है शहबाज शरीफ। उनको फॉर्म 47 के प्राइम मिनिस्टर कहा जाता है। इनको पता है, ठीक है। वो कल उन्होंने एक प्रेस रिलीज जारी की ऑफिशियल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से। उसमें अमेरिका और इजराइल का नाम तक मेंशन नहीं है कि किसने ईरान के ऊपर हमला किया। अफगानिस्तान ने हमला किया है, मतलब लीबिया ने हमला उनके ऊपर किया है, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया ने उनके ऊपर हमला किया है। कहते हैं ये जो खामनाई साहब को शहीद किया गया, ये इंटरनेशनल लॉज की खिलाफ वर्जी है। ये स्टेटमेंट उनका आया है। मुझे हैरानगी होती है कि आपकी ये हालत है कि आप ये नाम मेंशन नहीं कर सकते। ये छोड़ दे, ये जो बातें कर रहे हैं ना डॉक्टर साहब, ये हवाई फायर कर रहे हैं। ठीक है, ईरान अकेला था, ईरान अकेला खड़ा रहा। बिल्कुल उन्होंने स्टैंड दिया। उन्होंने सऊदी अरेबिया को भी अनबोर्ड, वो जिसे कहते हैं कि वो आड़े हाथों लिया हुआ है। अरामको के ऊपर उन्होंने आज ड्रोन अटैक किया, वहां पे उनको ऑपरेशन बंद करने पड़े। ठीक है, दुबई एयरपोर्ट, आप सब हम ट्रेवल करते रहते हैं उस एयरपोर्ट से, वो मुकम्मल तौर पे बंद है। दोहा बंद है, आपका जिसे कहते हैं मनामा बंद है, आपका कुवैत बंद है, सारा बंद है। उन्होंने रात को जिसे कहते हैं एक प्रेस रिलीज जारी की अरब लीग ने, और वो अब शायद इस पे सोच रहे हैं कि हम इकट्ठे होकर हमला करेंगे। और यकीनी तौर पे अब्बास अरागची की 2 दिन पहले पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर से बात हुई थी, इसहाक डार से। उसमें भी ये डिस्कशन हुई थी कि अगर सऊदी अरेबिया को टारगेट किया जाएगा तो हमारे लिए ये जो एक बैलेंस हम क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, इसको कायम करना मुश्किल हो जाएगा। पाकिस्तान को सऊदी अरेबिया के पास जाना पड़ेगा। लेकिन दूसरी तरफ ईरान का क्या होगा? ईरान, सऊदी अरेबिया के साथ तो हमारा बॉर्डर नहीं है, ईरान के साथ हमारा बॉर्डर है। हमने आज भी शप वाली एक पॉलिसी, अनफॉर्चुनेटली वही चल रही है। कल एक बहुत बड़ी बैठक हुई इस्लामाबाद के अंदर, उस वक्त एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा था रेड जोन में। जो लोग अमेरिकन एम्बेसी जाना चाहते थे, 3 लोगों की जानें भी गई हैं। मसला ये कि चीजों को कारपेट के नीचे, अच्छा, ये मोसाद वाली कमेटी पर भी कुछ बोल दीजिए, फिर मैं शरजई साहब के पास जाऊंगा। आप इरशाद भाई इतना ही समझ लीजिए कि जो आप शहबाज शरीफ, आप शहादत कह रहे थे, आपके प्राइम मिनिस्टर जो फकर यूसुफ जई ने आईना दिखा दिया। किसने हमला किया? अमेरिका, इजराइल का नाम अपने ऑफिशियल स्टेटमेंट में नहीं ले पा रहे हैं। आप जाकर अरब मुल्क से आपने कहा कि भाई तुम्हारे ऊपर हमला, हमारे ऊपर हमला, जाकर उसके खिलाफ वो कह रहे हैं कि ईरान को कि थम जाओ नहीं तो हम ठोकेंगे। लड़ाई हमारी तुमसे नहीं है, आपको ईरान के खिलाफ लड़ना पड़ जाएगा। फकर यूसुफ जई, लेकिन मैं जो ईरान बॉर्डर की जो बातचीत कर रहा था, अगर वहां मोसाद वहां तक पहुंचा, जो हालात लग रहे हैं, कितनी मुश्किल होगी पाकिस्तान के लिए?
देखिए, पाकिस्तान के लिए बहुत क्रिटिकल सिचुएशन होगी, अभी भी क्रिटिकल है, लेकिन अगर मोसाद पहुंच जाता है और कोई रिजीम चेंज कामयाब होता है, जो डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू कोशिश कर रहे हैं, और शायद अब उनको, मुझे लग रहा है कि बाकी दुनिया और शायद शरजई साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे शरजई साहब? देखिए राकेश जी, जहां तक मेरा तजुर्बा है पाकिस्तान के अंदर से, जब भी किसी बात होता है पाकिस्तान हुक्मरानों और खास आईएसआई और आर्मी चीफ चाल चलाता है पैसे हाथ लाने में। देखो, जो प्रोटेस्ट का इजाजत दिया अमेरिका एम्बेसी के पास, ये लोग अपने लोग को इजाजत दिया, आम लोग इतना हिम्मत नहीं करता है। आम लोग के पास, पाकिस्तान आम लोग इतना गरीब लोग है, इतना परेशान लोग है, वो अपनी रोजगार के लिए मुख्ताज है। ये अपना लोग बोलता है कि चलो प्रोटेस्ट करो, जब प्रोटेस्ट किया फिर अमेरिका को बोलते हैं सिक्योरिटी के लिए इतना पैसा दे दो। इन लोगों का आर्मी चीफ, आईएसआई और पाकिस्तान हुक्मरानों पैसों के पीछे है। दूसरी बात है अब इजराइल के हिसाब से, इरशाद अहमद बोला कि ये नवाज शरीफ का पार्टी से मैं गलत नहीं सुनूंगा। आप ये बेशर्मों वाली बात कर रहे हैं मेरी आर्मी के बारे में, मेरी आईएसआई के बारे में, मैं कैसे सुन सकता हूँ आपसे? जब मैं बोलता हूँ तो सारा खानदान मजहब सब कुछ देते हैं। ये आप गलत बोल रहे हैं, अभी पांडे भी सुन रहे हैं, जनरल साहब भी सुन रहे हैं, सारे सुन रहे हैं, लेकिन मैं अपने मुल्क के बारे में, मैं अपनी आर्मी के बारे में, मैं आईएसआई के बारे में आपको गलत नहीं बोलने दूंगा। आपके दरमियान में आपकी जुबान। अच्छा ठीक है, मैं बीच में आ जाता हूँ। शरजई साहब, आप इनको गलत नहीं बोलने देंगे। आप इरशाद साहब ये बता दीजिए कि आपके शहबाज शरीफ ने अमेरिका इजराइल का नाम अपने ऑफिशियल स्टेटमेंट में क्यों नहीं लिया? बात कर रहे हैं, इनको बोलने दे रहे हैं आप। नहीं, आप बताइए, मैं उनको चुप करा दिया। मैं के सिन्हा सर के पास जाऊं, लेकिन उससे पहले आपके ऑफिशियल स्टेटमेंट में अमेरिका इजराइल का नाम क्यों नहीं है? मैं कैसे बोलने दूं झूठ आपको? अरे अमेरिका इजराइल का नाम क्यों नहीं है ऑफिशियल स्टेटमेंट में? डरता है, बाप से डरता है। नवाज शरीफ अपनी इजराइल बाप से डरता है, डर की वजह से नहीं बोल सकता है, डर की वजह से। ठीक है के सिन्हा साहब, हम युद्ध के हालात में बातचीत कर रहे हैं, ये मसला हंसने का नहीं है, लेकिन जो आईना फकर यूसुफ जई ने दिखाया वो आईना हंसने पर मजबूर कर देता है। आप कहते हैं एग्रेशन हुआ, किसने किया एग्रेशन? इतना डर है, अमेरिका इजराइल का नाम तक अपने ऑफिशियल स्टेटमेंट में नहीं ले पा रहे। इधर मोसाद की एंट्री, इधर अफगान तालिबान, वो तो DGISPR की बात मुझे याद आ रही है। आओ ना आगे आओ, दाएं बाएं ऊपर नीचे पता नहीं क्या क्या, ये हालात वही लग रहा है पाकिस्तान के लिए जो है ना। पूरी दुनिया को मालूम है कि किसने हमला किया। के सिन्हा सर लास्ट कमेंट आपका। किसने दगाबाजी की, पूरी दुनिया। ठीक है इरशाद भाई रुक जाइए, के सिन्हा सर। हाँ राकेश जी, आपका कोई सवाल है क्या? क्या आप जानना चाहते हैं कि मैं क्या ये जो आप डिस्कशन चल रहा है उसके अंदर में कुछ कमेंट करूं? हाँ, जो ये मैंने कहा, जो DGISPR ने कहा था सर कि आगे दाएं बाएं पीछे, ये तो वही हालात बन गए पाकिस्तान के लिए। इधर अफगान तालिबान, उधर ईरान में सत्ता परिवर्तन हो गया, तो मोसाद भारत से तो इनके संबंध सुधरने वाले नहीं, क्योंकि ये आतंकी भेजना बंद नहीं करेंगे। आओ निकलो बाहर, देखो हम सिखाएंगे। देखिए, इनकी जो हालत है वो सांप सुंदरों वाली हालत हो चुकी है। इनकी हालत वो है कि ये कुछ करना चाहते हैं, ये देखिए चारों खाने चित हैं। यदि आप ये आसिम मुनीर को ले लें, शहबाज शरीफ को, जो इरशाद साहब बोल रहे थे, सुन ले साहब, सुनिए ना साहब, मैं तो देखिए इनको यह आवाज। ठीक है सर, 30 सेकंड के सिन्हा सर, सुने साहब 30 सेकंड सिर्फ आपकी आवाज। जी, इनकी फितरत है साहब। इनके जो कहते थे ना, वो जियाउल हक जब ब्रिगेडियर थे तो जाके फलस्तीनियों को मारा था वहां पर जॉर्डन के अंदर में, और लाशें बिछा दी थी। वो ये कोई नया चीज नहीं है पाकिस्तान की फितरत में। और ये तो नेवल सील के पीछे छिप रहे हैं। पाकिस्तान के पुलिस जो सिक्योरिटी फोर्सेस है, उन्होंने मारे हैं निहत्थे लोगों को। जी सर। वो तो केवल प्रोटेस्ट कर रहे थे ना, और कुछ नहीं। उन्होंने प्रोटेस्ट किया ईरान केस में, और उन्होंने लाशें बिछा दी। और देखिए साहब, बात ये नहीं है कि केवल ये सिंध में हो रहा है। यदि आप इसको कवर कर रहे हैं कि पंजाब में हो रहा है, खैबर पख्तूनख्वा में, और तो संभल कहाँ रहा है साहब? यदि भारत अभी चुप बैठा है, ठीक है, संभल कहीं नहीं रहा है। माफी के साथ सर, थोड़ा सा रोक रहा हूं, समय कम है। इरशाद भाई, कम से कम फकर यूसुफ जई ने कुछ बातें बहुत क्लियर कही, समझिए, वरना ये ईरान के साथ जो हो रहा है नहीं होना चाहिए। मैं नहीं कह रहा हूं कि किसी भी देश में इस तरीके के हालात नहीं होने चाहिए, लेकिन अगला नंबर लोग चर्चा कर रहे हैं कि पाकिस्तान का हो जाएगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। फॉर मोर ऑफ सच वीडियोज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू ET Now Swadesh।